हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। मैं आज फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा करी थी और आज हम लोग जो है सेल्स के ही रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी सेल्स का जो बच गया था उसको लेंगे और सेल्स में आगे बढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे और क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सहायता के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बोर्ड को थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको सही विजुअल हो। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? अब आपको होप दिख रहा होगा सही से। चलिए हम देखते हैं कि आखिर सेल्स जो हमने पढ़ाया था, इस सेल्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो एनिमल में है और प्लांट में नहीं है। जैसा कि हमको पता है कि हम दोनों को मतलब एनिमल में ह्यूमन भी आ जाते हैं और जो एनिमल्स हमारे स्पेशीज़ होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये हम लोग को एनिमल्स और प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो जो ये सेल्स होते हैं वो एनिमल में जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। छोटे मतलब हमारे जो शरीर में होते हैं या फिर जीव जंतु के जो शरीर में होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। और वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो होते हैं वे काफ़ी लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें अगर वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स जो है इसमें साइज में छोटे होते हैं और गोल होते हैं। लेकिन अगर हम इस वैक्यूल्स की बात करें जो प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको एग्जांपल में फोटोज़ भी दिखाया था, इसके वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि इसके पास हमेशा समय नहीं होता, इसके पास हमेशा पानी नहीं होती है। इसके क्लोरोप्लास्ट देखें तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल में हम लोगों में नहीं पाया जाता। जनरली एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि हम लोग हो गए या फिर अगर हम बात करें कि जो जानवर वगैरह हो गए, जो एक्चुअल एनिमल्स हमारे सेंस में होते हैं वो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में मैंने तीनों चीज़ को अच्छे से बताया आपको। आगे देखिए सेल वॉल जो होता है ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। जो सेलुलोज के बने होते हैं, मैंने आपको इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया कि सेलुलोज जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं। इसी सेलुलोज की मदद से हम लोग पेड़ पौधा वगैरह में जो सेलुलोज होता है उसकी मदद से हम लोग ये कॉपी वगैरह, शर्ट वगैरह, इन सब चीज़ों का निर्माण करते हैं। आगे आता है यहाँ पे सीलिया एंड फ्लेजला। यहाँ पे सेल वॉल मैंने बता दिया, सीलिया और फ्लेजला के बारे में बताया था कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसको मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो है काम करता है। तो यहाँ सीलिया और फ्लेजला भी एनिमल में पाए जाते हैं और प्लांट्स में नहीं पाए जाते। प्लांट्स में आपने देखा होगा कि अगर कोई डाली कट जाता है तो फिर वहीं से पेड़ नहीं निकलती है। क्या होती है कि एक अलग से पेड़ उसके साइड से निकल जाएगा, अगल बगल से निकल जाएगा और उसको घाव भी भरने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप ऐसे देखेंगे कि अगर ये पेड़ का कटा हुआ हिस्सा है तो वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहता है। इनफैक्ट यहाँ से वो हट जाता है लेकिन यहाँ से एक नया डाली नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, सीलिया और फ्लेजला नहीं होते हैं जो क्या कर सके कि यहाँ पे बनने वाले सेल्स को यहाँ के ज़रूरत के लिए भेज सके। यही रीज़न है कि पेड़ जो कटता है वो कटा ही रह जाता है। आप अब समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें लाइसोसोम एनिमल में होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। क्यों? अगर इसके रीज़न क्या है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप किसी प्लांट को काट देते हैं, अगर उसके कटे हुए हिस्से को ध्यान से देखेंगे तो ये ब्राउन हो जाता है, ये ब्राउनिश हो जाता है, पूरी तरह से ये ब्राउनिश हो जाता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे कोई नया सेल बनता है, वही बात कहेंगे कि हम क्या यहाँ नया डाली पेड़ पौधा निकलता है? नहीं निकलता है और ये ब्राउन हो जाता है। इसी से हम ये अपने आप में कंपेयर कर सकते हैं कि जब बॉडी पे चोट लग जाता है तो यहाँ वाला ब्राउनिश एरिया धीरे धीरे कम होता है लेकिन यहाँ वाला नहीं होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे तो एनिमल और प्लांट। अब हम चल के देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। आखिर कौन सी बातें जो है जो प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, दोनों में है, प्लांट और एनिमल दोनों में है, कौन सी वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। अगर गोल्गी बॉडी को देखेंगे तो ये भी दोनों में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होता है और राइबोसोम्स भी दोनों में होता है। और कितना ये एटीपी का होता है, 18S का होता है, 18 सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, और एन बोले तो न्यूक्लियस भी इस दोनों में पाया जाता है। होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं कि सेल जो है वो दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइडेड होता है। सेल मतलब दो तरह का होता है, पार्ट नहीं कह सकते उसको, कहेंगे कि सेल एक्चुअली में दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। इसको बोलते हैं अविकसित और इसको बोलते हैं विकसित। इसका मतलब होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। इसके पीछे अगर हम रीज़न को देखेंगे तो वो काफ़ी छोटे होते हैं और जनरली
जनरली ये वायरस जैसा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस नहीं कह सकते क्योंकि वायरस के लिए एक अलग से ना यूकैरियोटिक आता है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है, वो भी हम आपको बताएंगे समय आने पे, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट ऑविक से छोटा होता है, इसमें जो है ना कोशिकांग नहीं होते, कोशिका के अंग नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स होता है। और राइबोसोम्स का क्या काम होता है कि वो प्रोटीन का निर्माण करता है और बहुत लंबे लंबे समय पे प्रोटीन का जो है ना वो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन को देता है। और इसका जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में सांस लेने का काम जो है ये जीव द्रव्य करता है, जिसको मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म, जो जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है साइटोप्लाज्म, वो क्या करता है, श्वसन का काम करता है। किसमें? तो जो ये छोटे छोटे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें। और जबकि अगर हम अपनी बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें, जो हम मानव हैं, एनिमल हैं, उसमें क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें लाइसोसोम भी होता है, सेंट्रोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सबका अपना अपना काम है। लाइसोसोम्स एक सेल से दूसरे सेल्स का डिवीजन करेगा, सेंट्रोसोम्स ये लाइसोसोम आत्महत्या की थैली वो मारने का काम करेगा, और सेंट्रोसोम की बात करें तो एक सेल से दूसरे सेल में डिवीजन का काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया फिर सबको कंट्रोल करने का काम करेगा। लेकिन ये सब जो है इसमें नहीं पाया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसीलिए जो अब इसमें देखिए इसमें इसके अंदर जो आता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं छोटे छोटे, और ये कितने एस के होते हैं, ये 70 सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के होते हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो 80 सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के होते हैं। होप आप समझ रहे होंगे। ये वाला जो सेल होता है यूकैरियोटिक सेल होता है, इसमें जो है एनिमल और प्लांट आते हैं। अब आपसे कई सारे नाम देकर एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, जैसे किसी एनिमल का नाम दे देगा, किसी पौधे का नाम दे देगा, और आपसे पूछेगा कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, या आपसे डेफिनेशन पूछता है। तो अब आपके पास इतना नॉलेज हो चुका है कि अब आप खुद से बता सकते हो कि भाई इसमें जिसमें सारा कुछ पाया जाओ, जिसके लिए हर प्रोसेस के लिए एक कोशिकांग हो, एक कोशिका का अंग हो, एक सेल का पार्ट हो, तो बस वही होता है कि यूकैरियोटिक, जिसमें हर काम के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए चीज़ें दे रखी है। लाइसोसोम का काम अलग है, सेंट्रोसोम का काम अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग है, न्यूक्लियस का काम अलग है, राइबोसोम्स का अलग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग है। बट सेम कंपैरिजन अगर हम प्रोकैरियोटिक के साथ करेंगे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। राइबोसोम्स है जो थोड़ा थोड़ा उसको एनर्जी देता रहता है, और दूसरा काम सांस लेने का काम जो है जीव द्रव्य करता रहता है। दैट मीन्स कि जो छोटे छोटे उसमें जो हमने रफ सरफेस के बारे में बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैंने एक रफ सरफेस बताया था, और उस रफ सरफेस में क्या थे कि छोटे छोटे जो राइबोसोम्स थे वो प्रोटीन का निर्माण करते थे। तो यही प्रोटीन की मदद से ये जिंदा रह पाता है। और कितना देर? कुछ ही घंटे। जैसे कि हम लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में भी, कोविड के बारे में भी सुना था कि वो वायरस कुछ ही घंटा रह पाता है, 4-5 घंटे ही जिंदा रह पाते हैं। व्हाट द लॉजिकल रीजन क्या है उसके पीछे का? कि उसके पीछे का लॉजिकल रीजन, उसके पास जितने राइबोसोम्स होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस कर करके उसको जितना देर तो जिंदा रख लेते हैं। उसके बाद जब तक वो किसी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक किसी ह्यूमन बॉडी में नहीं आएगा, तब तक उसको क्या नहीं मिलेगी? प्रोटीन्स नहीं मिलेगी, और सांस लेने की कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा? वो सेल मर जाएगा। तो इसीलिए जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सब आप खुद ही बॉर्न होते हैं और खुद ही मर जाते हैं। उसके लॉजिकल रीजन आपको पता चल गया। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें तो इसकी सेल्स कितनी स्ट्रांग है, भगवान ने कितना कुछ इसमें जड़ दिया है, ये अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियस को बाहर निकालते हैं। जो ह्यूमन सेल्स है इसके न्यूक्लियस को बाहर निकालते हैं, क्योंकि इस वाले सेल्स में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको अलग से पढ़ा जाए। इसमें राइबोसोम्स है जिसको हम लोग ने पढ़ रखा है। तो अब जो है हम लोग इसको देखते हैं, यूकैरियोटिक को देखते हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या है, इसमें एनिमल और प्लांट है, तो इसमें से हम न्यूक्लियस को थोड़ा बाहर निकालते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने देखा, अब उनका ये रिसर्च पूरा हो गया कि जीवन के लिए, लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उन्होंने इसके अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को माना। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूक्लियस को बाहर निकाला। ये जो है हमारा, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। होप आप समझ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर देखा गया जब माइक्रोस्कोप से, तो इसमें इस तरह का पेयर मिला, इस तरह के पेयर्स मिले, इस तरह के मोटे मोटे एक्स स्ट्रक्चर के पेयर्स मिले। इसको इसका नाम दिया गया क्रोमोसोम। इसको क्या बोला गया? क्रोमोसोम। अगर हिंदी में बात करें तो गुणसूत्र बोला जाता है। और क्रोमोसोम हमको पता है कि ये क्रोमोसोम जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि अगर किसी हम जानवर की बात करें, अगर किसी ह्यूमन की बात करें और जानवर की बात करें, तो जानवर के हाथ पैर कैसे होंगे, वो कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, मतलब उसकी जो भी इंफॉर्मेशन, जिस तरह से उसका जीवन है, जिस तरह से उसकी लाइफ है, उन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, उसके डीएनए में ये चीज़ पाया जाता है।
ठीक है। और जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन किस तरह से बोलेगा, किस तरह से चलेगा, उसके जो मतलब उसका क्या बोलते हैं उसके लक्षण कैसे होंगे, वो बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसका कौन सा बॉडी कितना डेवलप करेगा। किसी का उंगली देखोगे कि ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोग कभी देखोगे किसी का एक हाथ ही नहीं होता है, किसी को देखोगे कि पैर ही नहीं हो पाता है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन किसके अंदर होता है, तो डीएनए के अंदर होता है। अब डीएनए के अंदर होता है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। वो एक्चुअली किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें होता है। अब ये क्रोमोसोम्स जो है कई सारे इंफॉर्मेशन को, मतलब हमारे लगभग सारे इंफॉर्मेशन को ये रखता है। नॉट इवन इन ह्यूमन बट इन प्लांट एज वेल, इन एवरीथिंग यू आर लुकिंग, जो लाइव है, जो लिविंग थिंग्स है, वो सारे चीज़ के क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे कि क्रोमोसोम्स के अंदर उसके पूरे जो लाइफ पैटर्न है उसको उसमें डाल दिया गया होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ रोचक इंटरेस्टिंग कहानी को जानते हैं। एक देख लो पहले आप ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं। पेयर मतलब 23 × 2 कर दोगे तो 46 क्रोमोसोम है। अगर आपसे पेयर में पूछा जाए तो 23। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, स्कूल्स में इसके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है। स्कूल्स के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर में और 46 विदाउट पेयर। पेयर को हटाएंगे तो 46 ही होगा। अब देखो इसके जो नीचे वाला भाग होता है, इसमें से क्या किया गया, एक बाहर निकाला गया उसको रिसर्च करने के लिए। इसके जो नीचे वाला भाग होता है इसको टेलोमर बोलते हैं। अब जैसे कि क्या हुआ कि इंडिया में क्या हुआ कि गाय जो थी वो कम दूध देती है। जैसे आपको पता होगा जो हमारी देसी गाय है वो बहुत कम ही दूध देती है, मतलब बहुत मिनिमम दूध देती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम गाय के जो दूध देने की शक्ति है या फिर दूध जो है उसको बढ़ा सकें। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक सर्च किया कि कौन सी गाय है जो सबसे ज़्यादा देती है, ठीक है। तो उन्होंने मिला एक हॉल्स्टीन नाम की गाय मिली, हॉल्स्टीन नाम की गाय मिली। अब ये हॉल्स्टीन गाय जो मिली बहुत ही ज़्यादा दूध देती थी। ये लगभग 60-70 ऐसे एवरेज लेके चलो कि 60-70 लीटर ये दूध देती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हॉल्स्टीन गाय दूध तो दे रही है ज़्यादा, लेकिन वो जो है ठंडे वाले जगहों पे रहती थी। तो ठंडे वाले जगहों पे रहती थी तो अब भाई वो सारे इन्वायरमेंट में तो नहीं रह पाएगी, उसको गर्मी में लाएंगे तो मर जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह का दिक्कत होगा। तो क्या हुआ कि हॉल्स्टीन गाय मिला और इसके बाद उसको एक फिजिशियन गाय मिला। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब देखिए हॉल्स्टीन गाय मिला, इसके बाद इसको फिजिशियन, इन्होंने क्या किया, एक फिजिशियन गाय को खोजा जो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को फिट कर पाती थी, हर इन्वायरमेंट में रहने के लिए ये बेनिफिट थी। तो उसने क्या किया, हॉल्स्टीन के क्रोमोसोम को उसके सेल्स के अंदर गया, न्यूक्लियस को लिया, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम था उस क्रोमोसोम को उठाया और उस क्रोमोसोम में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, कैसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दूध एक्स्ट्रा देने, उस क्रोमोसोम को निकाल लिया। समझ लिए कि ये अगर एक क्रोमोसोम है, इसमें से हम क्या किए कि जो इसमें इंफॉर्मेशन था उसमें से एक पार्ट को हम निकाल लिए, ठीक है। अब क्या किया गया, जो फिजिशियन गाय थी उस फिजिशियन गाय में जो उसको हर इन्वायरमेंट में रहने की जो आदत थी, हर इन्वायरमेंट में जो वो सर्वाइव कर सकता था, उसके लिए क्या किया कि फिजिशियन गाय में से उस क्रोमोसोम को निकाल दिया। अब इस दोनों क्रोमोसोम से क्या किया गया, और बाकी गाय के जो लक्षण होते हैं पैर वगैरह के सारे क्रोमोसोम्स को मिला के एक न्यूक्लियस को डेवलप किया गया और उस न्यूक्लियस से एक गाय को बनाया गया जिसका नाम रख दिया गया हॉल्स्टीन फिजिशियन गाय। हॉल्स्टीन फिजिशियन एक साथ उस नाम को जोड़ दिया। अब ये जो नाम हुआ, अब ये नाम के साथ जो गाय उत्पन्न हुई वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेती है। और जहाँ हॉल्स्टीन 60-70 लीटर दूध देती थी और फिजिशियन जहाँ 5-10 लीटर देती थी, इस दोनों के क्रोमोसोम को मिला के अब जो है गाय 40 से 50 लीटर दूध दे देती है। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होता है दुनिया में, 40 से 50 लीटर दूध जो है वो अब दे देती है। अब आप सोचिए कि दोनों चीज़ हो गया, एक फिजिशियन गाय की वजह से क्या हो गया कि वो कहीं भी सर्वाइव कर सकती है, और हॉल्स्टीन की वजह से क्या हो गया कि वो 40 से 50 लीटर दूध दे सकती है। तो क्रोमोसोम इतना बेहतरीन चीज़ होता है। अब ये जितना बेहतरीन है उतना ख़राब भी है। अब साइंटिस्ट है भाई, इनका तो रिसर्च पे हमेशा दिमाग लगा होता है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये जो रिसर्च है ये बाकी चीज़ों के साथ करके देखें, कहीं ह्यूमन के साथ भी करके देखें। अब इससे क्या होने लगता, अगर ये ह्यूमन में हो जाता तो पता चलता जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें से एक क्रोमोसोम निकाल के, और दुनिया के जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति है, मतलब जैसे कि कहने का मतलब है कि किसी बच्चे में, अब मान लीजिए कि आइंस्टीन वगैरह बूढ़ा होकर मर गया या फिर एक उम्र के बाद जाके मर गए, तो आइंस्टीन का एक जो ब्रेन वाला क्रोमोसोम था, जो बुद्धि वाला क्रोमोसोम था, उसको निकाल के एक बच्चे के बुद्धि में डाल देता।
अब आइंस्टीन क्या होता, फिर से 100 साल जी सकते थे। तो ये बहुत ही बड़ा एक ट्रेजेडी हो जाता है, एक बहुत बड़ा मतलब संकट वाली बात हो जाती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन कर रखा है कि आप जो है बाकी सारे चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन पे क्रोमोसोम का रिसर्च आप नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इससे हो सकता है कि हो क्या सकता है, मतलब एक तरह से ये नेचर, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, भगवान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा, बहुत ही बड़ा। हालांकि इसका हम लोग जो है ना अभी इकोनॉमिकल मार्केट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा जहां पहले आप देखते होंगे कि ये कॉलीफ्लावर वगैरह हो गया, या फिर आप देखते होंगे कि जैसे फ्लावर्स हो गया, जैसे गुलाब की अगर हम बात करें, रोज़ की बात करें, तो रोज़ पहले रेड कलर का ही आता था। अब क्या किया गया, उसके क्रोमोसोम को बदल बदल के रेड से वाइट, ग्रीन, येलो, आप जिस कलर को बोलो उसी कलर में आपको गुलाब देखने को मिलेंगे। पहले लौकी इतनी छोटी होती थी देशी, अब उसमें क्या किया गया, क्रोमोसोम का एक्सचेंज करके लौकी बड़ी बड़ी होने लगी। पहले मूली छोटी होती थी, अब मूली बड़ी होती है। तो ये सब क्या हाइब्रिड है, ये सब क्रोमोसोम को ही बदल बदल के ये सब कहानी हो रहा है पूरे मार्केट में। हम जानते तो हैं कि ये हाइब्रिड है, लेकिन कैसे होता है ये आज आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अब देख लेते हैं। तो क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम जो था, क्रोमोसोम कैसे खींच के कोई स्ट्रीच किया, जब खींच के स्ट्रीच किया तो उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिले, इस तरह के स्ट्रक्चर जो है उसमें देखने को मिले। अब जो है ये आप देख पा रहे हैं, खींचने के बाद इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिला। तो अब ये जो था इसी को हम डीएनए बोलते हैं, इसको हम डीएनए बोलते हैं। और इसके अंदर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का इंफॉर्मेशन है, इसको हम जीन बोलते हैं। यही जीन है जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, किस चीज़ का, कि जब बोलते हैं ना कि जीन से ही, जीन में ही, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना एकदम कॉमन लैंग्वेज में, जीन में ही ये दोष है, जीन में ही ऐसी प्रॉब्लम है। तो इस समय में क्या होता है, इस समय में क्या होता है कि जीन में ही सारा मैसेज होता है, और इसमें ना 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये छोटे छोटे लाइन आपको दिख रहे होंगे, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 4 तरह के स्ट्रक्चर से बना होता है। मतलब देखो, जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड है ना, तो इसको 4 भाग में तोड़ दीजिए। यहाँ पे एडेनिन ले लीजिए, एडेनिन ले लीजिए, एडेनिन, ध्यान से सुनिएगा, एडेनिन, एडेनिन के बाद इसमें एक जोड़ लीजिए थाइमीन, थाइमीन के बाद इसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिलेगा ग्वानिन, और ग्वानिन के साथ मिलेगा साइटोसिन। ये मतलब पूरा डंटा जो है ना 4 पार्ट्स में रहता है, और इस तरह के ऐसे ऐसे 10 डंटे एक जीन में रहते हैं। अब आप समझ पाए होंगे। और ये जो होता है इसको हेलिक्स बोलते हैं, ये जो होता है दोनों को हेलिक्स बोलते हैं। अब हम आगे आपको और बताएंगे कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा ऐसे से, वो उसको हम डबल हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये 4 होते हैं। कौन कौन सा, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये आपको याद होना चाहिए। जो एडेनिन और थाइमीन होते हैं ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, और जो ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड, आपस में क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बनाकर ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, और ये सब मिलके एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। अब हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। फाउंडर ऑफ जीन, अगर हम फाउंडर ऑफ जीन की बात करें तो ये विलियम जॉनसन है, जिन्होंने जीन के बारे में सबसे पहले स्टडी किया, जिन्होंने खोजा, उसको बोलते हैं जीन। ठीक है, उसके बाद आता है डीएनए मॉडल। अगर हम डीएनए मॉडल को किसने तैयार किया, ये एक मॉडल दिख रहा होगा आपको, ये डीएनए मॉडल को कौन तैयार किया, तो इनका नाम है जेम्स डी वॉटसन। इन्होंने जेम्स डी वॉटसन नाम के साइंटिस्ट ने इसका खोज किया। अब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को किसने खोजा, जो ये क्रोमोसोम है आप देख रहे हैं, क्रोमोसोम जो, इसको किसने खोजा, इसको कार्ल विल्हेम वॉन, कब खोजा था, 1842 में खोजा था। इसका नाम थोड़ा सा अजीब था, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आप इसको पढ़ सकें, और एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब जानते हैं हम कि डीएनए का जो एक फेरा होता है, यानी कि एक टर्म होता है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म होता है ये एक्चुअली में 34 एंगस्ट्रम का होता है, 34 एंगस्ट्रम का होता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि एक टर्म, अगर हम इसमें इस पूरे टर्म की बात करें तो ये 34 एंगस्ट्रम का होता है एक। और अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड में बात करें तो 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे ऐसे 10 लाइन इसमें होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम पता करेंगे तो मैथमेटिकली अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 34/10 कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम निकल कर आएगा। ठीक है, होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है आप हमसे थोड़ा जो है पूछ सकते हैं। यहाँ होप आप ये सब सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे अपने माइंड में, क्या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या थे, ये अविकसित थे, ये विकसित थे, वेल डेवलप्ड थे। उसके बाद ये क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे, क्रोमोसोम कहाँ से आया, न्यूक्लियस जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं उससे आया।
क्रोमोसोम ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं और विदाउट पेयर 46 होते हैं। और इसके नीचे वाले पार्ट को टेलोमर कहते हैं। ये टेलोमर पूछ भी देता है कितनी एग्जाम में, टेलोमर किसे कहते हैं, तो क्रोमोसोम के निचले हिस्से को बोलते हैं। और ये आपको होप समझ में आएगा, इसी क्रोमोसोम को हमने एक पैर को पकड़ के खींचा, तो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ हमें देखने को मिले, डीएनए, जीन वगैरह। और डीएनए के बारे में अब हम बाकी चर्चा और अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही हम खत्म करते हैं। डीएनए के और भी सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके उतने दिमाग में रहेगा तो आप 100% डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आरएनए को भी पढ़ेंगे, डीएनए को भी थोड़ी सी बची हुई पढ़ेंगे, और सेल डिवीजन, जो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जब आप सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और भी मजा आएगा और आप सेल के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।